नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। खेती किसानी में जहां हम बात करेंगे मिलेट्स पाक उत्सव के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बताएंगे कि नवजात जो पशु है उनका आप बीमारियों से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। दिल्ली में 3 दिवसीय मिलेट्स पाक उत्सव मनाया गया, जिसका उद्देश्य था लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के बारे में जागरूक करना। क्या कुछ खास रहा इस उत्सव में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मिलेट्स यानी पौष्टिक अनाज को लेकर सरकार जोर शोर से जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। हो भी क्यों ना, इन अनाजों में वो सभी गुण मौजूद हैं जो हमारे शरीर को सेहतमंद बनाते हैं। जिस तरह से ये अनाज हमारे आहार की थाली से दूर होते गए, उसी तरह से धीरे धीरे इन्हें वापस थाली में शामिल करने की कवायदें चल रही हैं। इसी संदर्भ में दिल्ली हाट में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा, आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा और आईआईएमआर हैदराबाद की निदेशक रत्नावती भी मौजूद थीं। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स पर अपने विचार व्यक्त किए कि पोषक अनाज को हमारी थाली में फिर से सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि मिलेट्स की उपयोगिता मानव के लिए कितनी आवश्यक है, यह आप सब लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। एक समय मोटा अनाज या पोषक अनाज यही हमारे खान पान का बड़ा हिस्सा था। धीरे धीरे हरित क्रांति के पश्चात हम गेहूं और चावल इन फसलों की ओर गए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के कठोर परिश्रम और वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने इन जिन्सों को भी हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न कराने में महारत हासिल की है। हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक अनाज, मोटा अनाज या मिलेट्स को उसकी थाली में पर्याप्त सम्मानजनक स्थान मिले। मोटा अनाज या मिलेट्स यह भी भारत का उत्पादन है और भारत के खान पान का हिस्सा है। धीरे धीरे यह विलुप्त हो रहा था, लेकिन हमारे आईसीआर के वैज्ञानिक और किसानों ने इसके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए जब मिलेट्स हमारा भोजन है तो हमारा भोजन दुनिया का भोजन बने और इसमें भी भारत की महारत हासिल हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्ताव रख के 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। वर्ष 2023 में राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, मिलेट्स को सम्मान दिलाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना की गई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने आहार के अंदर ये अवश्य रूप से इसको रखें, ताकि
हमारे जो जीवन के अंदर जो कुपोषण की या जो आहार की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, एक व्यक्ति के लिए कहते हैं ना, शुद्ध आहार होना जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा दूसरे चौथे सुख अलग है। लेकिन पहला सुख, अगर शरीर स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से अन्य जो उत्पादन है उसके अंदर पेस्टिसाइड का दूसरा जिस तरह से उपयोग होता है, हम भोजन करते हैं, उसकी वजह से कैंसर जैसी कई घातक बीमारियां, नाना प्रकार की कितनी बीमारियां हो गई है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारी शुद्धता नहीं है भोजन के अंदर। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहूं कि हमारा परंपरागत पुराना तो आहार यही था, ये गेहूं, और ये तो धीरे धीरे अभी जब हरित क्रांति आई, जब हमारे देश के अंदर, उस समय ये गांव के अंदर दूसरे जगह पहुंचने लगा। लेकिन वास्तविकता में तो हमारा जो आहार था वो ये मिलेट्स ही था। और इसके लिए आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर बैठकर मुझे तो आज बहुत आनंद आ रहा है कि जो मेरे गांव का भोजन है वो आज दिल्ली के हाट में पहुंचा है, और यहाँ पर बैठकर इसके लजीजदार भोजन का भी आनंद मेरे भाई ले रहे हैं। इस आनंद का हमें और लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि उससे आहार भी, शुद्ध भी आहार मिलेगा और स्वादिष्ट व्यंजन का भी लाभ हम सबको मिलेगा। प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों के समूह को जवाबदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए मिलेट से बने उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए। साथ ही मिलेट्स और खाद्य सुरक्षा पर नाटक का मंचन भी किया गया। साथ ही मिलेट्स को कैसे स्वाद भरा बनाया जा सकता है, इसको लेकर होटल प्रबंधन, कैटरिंग और पोषण संस्थान की ओर से कई तरह के व्यंजन बनाना भी सिखाया गया। कुल मिलाकर ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हर वर्ग की सहभागिता दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 जो मनाया जा रहा है, उसके लिए ये जो हमारे आदिकाल से चले आ रहे अनाज हैं, जिनको छोटा अनाज, कुटकी, कंगनी या रागी, ज्वार, बाजरा हम कहते हैं, उनको उनका परिचय कराएं ये जनमानस के साथ, जनसाधारण के साथ, और इसके जो भी गुण हैं उन्हें एक बहुत रोचक तरीके से नाटक के रूप में ये उनके समक्ष लेके जाएं। और मैं बहुत सराहना करता हूं मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों का। मेरी सहयोगी हैं साक्षी जी, जिन्होंने ये उत्प्रेरित करती हैं इस टीम को, और वह अपना योगदान ये समाज के बदलाव के लिए जो ये कर रहे हैं, इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं ने स्टार्टअप के जरिए अपनी सोच को एक अलग ही रूप दिया। हमारी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग हमारे ग्रेन्स हैं वो हमारे फार्मर्स से हम लोग सोर्स करते हैं, ताकि फार्मर्स को हम लोग अपलिफ्ट कर पाएँ। इन एडिशन टू दैट, आज के जॉब मार्केट में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर पीपल टू जॉइन आवर कंपनी। हम लोग आए दिन पे कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग कंपनी में ले पाएँ और अपनी कंपनी को बढ़ा पाएँ। ऑल्सो हमारा डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था, ई-कॉमर्स चैनल्स जो हैं उस पर हम लोग काफ़ी प्रेवलेंट हैं, हम लोग की मैक्सिमम सेल वहीं से होती है। तो आई थिंक इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रेरोगेटिव्स हैं उसमें स्लर्प फार्म पूरी कोशिश करता है कि हम सब उसका पार्ट बन पाएँ। न्यूट्रिशन, जो कि आजकल के टाइम में जैसे इतने सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो सबको मद्देनजर रखते हुए एक प्रोडक्ट डेवलप किया। सब लोग मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर हमारे में क्या अलग है कि हमने उन्हें स्प्राउटिंग कर दी है, जिससे उनकी न्यूट्रिशन और बढ़ जाती है और हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन बहुत ही बढ़िया हो जाती है। यहाँ लगे स्टॉल्स में मिलेट से बने कई ऐसे उत्पाद रखे हुए थे जो हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी है, जिससे मोटे अनाज की धारणा को पौष्टिक अनाज में बदला जा सके। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल,
भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। पशुओं के जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है। खास तौर पर बीमारियों से बचाव करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं नवजात जो पशु हैं उनका आप बीमारियों से बचाव किस तरह कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय में नवजात हमारी आगे की संभावनाएं तय करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके जन्म से लेकर 6 माह तक विशेष देखभाल की जाए। इस देखभाल में उनको दिए जाने वाले दूध की मात्रा, ठोस आहार शुरू करने का सही समय, बीमारियों से उनका बचाव और गर्मियों में उनका आवास प्रबंधन शामिल है। तो पशुपालक नवजातों के लिए किन बातों का ध्यान रखे, जानते हैं विशेषज्ञ से। इसका आपने ध्यान रखना है साइलेज कुछ किसान भाई जो हैं वो 6 महीने के बाद खिलाएं, क्योंकि जब वो खिलाते हैं इससे पहले की एज में, कम उम्र में, तो उससे क्या होता है कि दस्त लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और कृपया करके जब आपके जब पशु को दस्त लग जाते हैं, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप घर में भी नमक और ग्लूकोज का घोल बनाइए। चीनी का घोल नहीं बनाइए, नमक और ग्लूकोज का घोल बनाइए, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो जो नवजात पशु है, जो बछड़ा है, उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए वो ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए आप नमक और ग्लूकोज का घोल जो है वो घर में पिला सकते हैं। फिर भी अगर आप देखते हैं, आप उसकी स्किन को इस तरह से उठा के देख सकते हैं। अगर वो तब भी टाइम लेती है स्किन अपनी जगह पे जाने के लिए, उसको स्किन टेस्ट कहते हैं, तो वो टेस्ट आप जो है वो घर में खुद में कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि अगर वो समय ले रही है उसकी चमड़ी वापस जाने में अपनी जगह पे, तो तुरंत ही आप अपने पशु चिकित्सक के पास जाएं और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका सेवन आप करवाएं। और आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही पशु आपका जो है वो 4 महीने का हो रहा है, तो उस समय आप उसका दूध छुड़वा सकते हैं, क्योंकि जो अगर आप दूध के ऊपर ही अपने नवजात को रखेंगे तो ये एक डेयरी फार्मिंग के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये किफ़ायती नहीं है। और इसके लिए आपने क्या करना है, जब आपका बछड़ा जो है 15 दिन का होता है, तो आपने थोड़ी सी सूखी घास जो है आधा किलो वो खिलानी शुरू कर देनी है, क्योंकि जो धूप लगाई हुई घास होगी उसमें विटामिन ए, विटामिन डी और जो बी कम्प्लेक्स है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो आपका पशु है उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो नहीं हो पाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो 15 दिन से आपने आधा kg देना शुरू करना है। और जैसे ही वो 3 हफ्ते जो हैं उसके गुजर जाएंगे, 3 महीने का हो जाएगा, तो वो अपने आप उसे 1.5 kg तक खाना शुरू कर देगा। तो आप कृपया घबराइए नहीं कि आपका जो नवजात है वो कम खा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। धीरे धीरे आपने उसकी जो फीड है उसमें चेंज लाना है, बदलाव लाना है, एकदम से आपने बदलाव नहीं लाना है। और जैसे ही 3 महीने का हो जाएगा या 4 हफ्ते का हो जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, दूध कम मात्रा में उसे पिलाइए और आप उसे दलिया खिलाइए। 20 दिन तक आप दलिया खिलाइए। उसके बाद 4 हफ्ते के बाद 20 दिन तक दलिया खिलाने के बाद आप उसका जो दूध है वो पूरी तरह से छुड़वा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन नन्हे पशुओं के स्वास्थ्य की।
कि उन्हें कैसे बीमारियों से बचाया जाए और कौन से टीके कब लगाए जाए। डीवर्मिंग, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, कीटनाशक दवाइयों का आपने ध्यान रखना है। जो आपके नवजात है उसे जैसे ही वो 3 महीने का होता है तो आप उसे कीटनाशक दवाई दे सकते हैं, और 6-6 महीने के अंतराल पर आपने अपने पशु को कीटनाशक दवाई जो है वो देनी है। और आपसे एक गुजारिश है, जब भी आप अपने पशु का, अगर तो आपने कीटनाशक दवाई दी हुई है तो आप टीकाकरण कराने जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने कीटनाशक दवाई नहीं दी है तो आप टीकाकरण करवाने जा रहे हैं तो कृपया करके आप 7 दिन का अंतराल रखिए। 7 दिन पहले आप अपने पशु को कीटनाशक दवाई जो है वो दे दीजिए, उसके बाद आप टीकाकरण करवाने जाइए। अब आप देखते हैं कि कुछ बीमारियां जो हैं नवजात को वो ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं। उन बीमारियों से लड़ने के लिए आपको प्रबंधन जो है बछड़े का वो अच्छे से करना है। आपने उसका जो शेड है उसको हवादार रखना है, खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो पूरब की तरफ खुलने चाहिए ताकि जो विटामिन डी है उसे पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि सूरज की जो गर्मी है वो आपने ये भी ध्यान रखना है कि इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे उसे, इतनी ज़्यादा तापमान ना बढ़ जाए। और जो आप उसे नवजात को खाने के लिए चीज़ें दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, वो आपने उसके शरीर के तापमान के बिल्कुल बराबर में देना है, या जो आपके रूम टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर होगा, जो शेड का टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से आपने उसे देना है। फिर आपने ये देखना है कि अगर जो टीकाकरण है वो जैसे ही 4 महीने का हो जाएगा तो पहला टीकाकरण आपकी बछिया को होता है। आपकी बछिया को पहला टीकाकरण ब्रुसेलोसिस का लगता है, और ये ब्रुसेलोसिस जो है ये ना कि सिर्फ जानवरों में, ये इंसानों में भी पाई जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये बीमारी आपके शेड में ना आ पाए, और ये ना कि सिर्फ एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलती है और ये इंसान में भी फैलती है। तो आपने अपना भी ध्यान रखना है और अपने पशु का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपने जैसे ही 4 महीने का पशु होता है तो उस समय पे आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर ब्रुसेलोसिस का टीका करवाना है, जो कि भारत सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में टीका लगवा रही है। तो कृपया करके आप अपने नज़दीकी के पशु चिकित्सा केंद्र में जाइए और इस सेवा का लाभ उठाइए। और सिर्फ जैसे ही 4 महीने का होता है उसके बाद 6 महीने का होगा तब आपने FMD का टीकाकरण करवाना है। ये भी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार पूरे भारतवर्ष में ये मुफ्त में टीकाकरण करवा रही है। तो इसके लिए आप नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये छोटे बच्चे डेयरी व्यवसाय में विकास की भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। इनके बेहतर स्वास्थ्य से ही पशुधन में इजाफा होना संभव होता है। साथ ही इस नई पीढ़ी से भरपूर उत्पादन मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि इनसे जुड़े हर पहलू पर खास ध्यान दें। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें।
कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट कामयाब किसान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। You've also championed many heritage precincts and causes which you believe are imperative also in your constituency. How do you think you can use Parliament as a medium to get it into the main field? It's always been he's one of the great Lord Jagannath's greatest bhakts, let me tell you. So it's been greatest dream that this should become such a magnificent heritage structure. And the corridor around it should become so wonderful that it should be world famous, that people who come there want to come back there again and again and again. That's the idea. अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कामयाब किसान। हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कृषि के क्षेत्र में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से और जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। लीची बिहार की पहचान है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची का पारदर्शी स्वादिष्ट बीज चोल या खाने योग्य गुदा भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। वहीं चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बा बंद रूप में पसंद किया जाता है। बिहार लीची के उत्पादन मामले में अव्वल है। अपने आकर्षक रंग, स्वाद और गुणों के लिए लोकप्रिय लीची में कैल्शियम, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फास्फोरस, विटामिन सी पाए जाते हैं। इसके बावजूद इसमें एक खामी है जिस वजह से लीची उत्पादकों को अक्सर 2-4 होना पड़ता है, और वो है लीची के जीवन की कम अवधि। हालांकि इसके लिए भी समाधान निकाला जा रहा है, जिसमें इसके प्रसंस्करण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य कृषि निर्यात योजना तैयार करने में एपीडा बिहार सरकार को सुविधा प्रदान कर रहा है, जो राज्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करेगा। राज्य कृषि निर्यात योजना को अंतिम रूप देने के बाद मखाना, आम, लीची और अन्य फलों एवं सब्जियों के निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। वहीं बिहार सरकार एपीडा और अन्य एजेंसियों के सहयोग से सीमा शुल्क निकासी सुविधा, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा, पैक हाउस और प्री कूलिंग सुविधाएं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास कर रही है, जो राज्य की कृषि निर्यात क्षमता का उपयोग करेगा और इसे बढ़ावा देगा। इसके साथ ही लीची उत्पादक किसान खुद इसके प्रसंस्करण में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के किसान और उद्यमी नीरज सिंह लीची और आम से सह उत्पाद बना रहे हैं और पहले की अपेक्षा ज्यादा लाभ भी कमा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं। मैं किसान हूं और आम और लीची का उत्पादक हूं, किसान हूं, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत खराब है वहाँ आम और लीची की, और औने पौने दामों में व्यापारी उनसे आम और लीची खरीद के ले जाया करते थे। तो मैं NARC जो लीची अनुसंधान केंद्र है मुसहरी मुजफ्फरपुर में, मैं उनसे संपर्क किया और वहाँ अपनी पत्नी को ट्रेनिंग दिलवाया, और वहाँ 3 दिन का ट्रेनिंग मिली। उसके बाद से स्क्वैश बनाना हमारी पत्नी शुरू की, और मैं उसके हेल्प के रूप में उसकी मार्केटिंग मैं कर देता हूँ। जहाँ मेला लगता है वहाँ मैं जाके इसको सेल करा देता हूँ। NRCL लीची पर अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। ये लीची उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन पर सूचना के राष्ट्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है, जिसके लिए समय समय पर लोगों को ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाने का काम कर रहा है।
गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।